नमस्कार, मैं डिजिटल सारथी से महावीर सिंह रावत आज एक नई पहल के साथ यहाँ पे आए हैं। जौनसार बावर युवा संवाद। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारी पुरानी वीडियोज है, पर्सनल इंटरव्यूज वगैरह, लेकिन नया काम ये जो हमने किया है अभी, हमने सोचा था कि एक युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए ताकि कुछ निष्कर्ष निकला जाए। जो विषय हैं जौनसार बावर के, हम लोग जो है फेसबुक व्हाट्सएप पे ही बातचीत करते रहते हैं। अभी तो ऐसा कोई मंच हमने बनाया नहीं है। तो इस मंच का मुख्य उद्देश्य ताकि जौनसार बावर के जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे बाहर से आए हैं और जो बात करते हैं मुद्दों पे, वो इस बारे में कहीं ना कहीं जो है बात करें। बात करने से ही बात बनेगी, नहीं तो बातें बनती रहेगी। तो मैं आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम के आगे संचालन के लिए अखिलेश रावत जी को। अखिलेश रावत जी ग्राम बुल्हाड़ से हैं और वर्तमान में उच्च न्यायालय अधिवक्ता भी हैं दिल्ली में। और अभी ये जो है वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार में भारतीय वन संरक्षण दूरसंचार सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य भी हैं। तो अखिलेश जी, मैं चाहूंगा कि आगे का जो कार्यक्रम जो संचालित है वो अखिलेश रावत जी द्वारा कराया। आपका सभी का हार्दिक धन्यवाद। आज डिजिटल सारथी के माध्यम से ये जौनसार बावर का पहला युवा संवाद होने जा रहा है, जिसका विषय है जौनसार बावर के प्रति युवा की भागीदारी और दृष्टिकोण। जैसा कि आपको पता है, इतिहास गवाह है कि जिस जिस देश में क्रांति आई है हमेशा युवा ही लेके आता है। जैसा कि हम कहते हैं, तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलती है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज हम इस युवा संवाद के माध्यम से, हमारे बीच में 6 पैनलिस्ट हैं और हम यहाँ पे जौनसार के विषय पे चर्चा करना चाहते हैं। हमारे बीच में सबसे पहले जो पैनलिस्ट हैं, हमारे बीच में लीला चौहान जी हैं। लीला चौहान जी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अभी वर्तमान में, और पूर्व में ये IIT खड़गपुर से इन्होंने MTech की डिग्री प्राप्त करी है। और लीला चौहान जी हमारे क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में भी काफी आगे रहती हैं। हमारे बीच में विक्रम सिंह पंवार जी हैं। विक्रम सिंह पंवार जी अभी वर्तमान में क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं ऊना बावर से, और पूर्व में NSCY के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। हमारे बीच में संजय तोमर जी हैं। संजय तोमर जी वर्तमान में भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। हमारे बीच में NSCY के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान श्याम सिंह चौहान जी भी हैं, जो 2011 में DAV कॉलेज से अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हमारे बीच में गजेंद्र जोशी जी हैं, जो नवक्रांति जो एक संगठन है, सामाजिक संगठन है जौनसार बावर का, उसके प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं। हमारे बीच में सतवीर चौहान जी हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा MTech IIT दिल्ली से करी है और अभी भारतीय जनता पार्टी के कालसी मंडल में सोशल मीडिया के प्रभारी भी हैं। आज हम जो चर्चा शुरू करेंगे सब लोगों से, सबसे पहला जो मेरा प्रश्न रहेगा कि जौनसार बावर को देखते हुए, पहला प्रश्न मेरा श्याम सिंह जी से है कि आपको श्याम सिंह जी क्या लगता है कि जौनसार बावर में अभी कितना विकास हुआ है? आपके हिसाब से जौनसार बावर में अभी विकास कितना हुआ है आपके हिसाब? देखिए, अगर विकास के परिप्रेक्ष्य में बात करो, विकास तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हो रहा। धीरे धीरे विकास भी हो रहा है, काम भी हो रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे थोड़ा सा हम वंचित इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम जो नई जनरेशन के लोग हैं, हमें चाहिए कि आपके यहाँ जो काम आए, जो सरकार के माध्यम से जो आपके यहाँ काम आते हैं, उसको धरातल पे कैसे लाना है, उसकी गुणवत्ता को भी चेक करने की आवश्यकता है। चेक इसलिए करना चाहिए कि जो आपके यहाँ काम हो रहा है उसको अगर आप थोड़ा सा, जो नौजवान साथी है, अगर वो चेक करेंगे कि उसकी किस जो काम आया उसकी क्वालिटीज क्या है, वो किस प्रकार से काम हो रहा है, आधा मतलब पूरी क्वांटिटी उसमें लग रही है या नहीं लग रही है, इन सब चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्राथमिक सामूहिक विकास को प्राथमिकता देते हैं या व्यक्ति विशेष की? नहीं, निश्चित सामूहिक विकास होना चाहिए। अब व्यक्ति विकास तो उसका इंडिविजुअल विकास हो गया। अगर क्षेत्र की बात करो तो सामूहिक विकास होना अति आवश्यक है, क्योंकि
हम अपने परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे हमारे गांव के आसपास या समाज के आसपास कोई काम आता है, तो अगर हम उससे सामाजिक काम होगा, सामूहिक काम होगा, तो उसका फर्क आगे भी अगल बगल के जो हमारे गांव होंगे उसमें भी पड़ता है। एक जगह से अगर पहल होगी तो दूसरी जगह से पहल होगी, तो सामूहिक काम होना मुझे लगता है कि ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कि और क्या हो सकता है क्षेत्र में? नहीं, क्षेत्र में कहा, आपको पहले भी कहा, आपने जो पहला प्रश्न था मैंने उसमें भी कहा कि विकास तो धीरे धीरे हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि विकास कोई काम की योजना हमारे यहाँ नहीं आ रही है, ये सब चीजें नहीं आ रही है, लेकिन मैंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा तबका हमारे क्षेत्र में आज भी जो है वो अपने आप को कमजोर महसूस करता है। उस अनएम्प्लॉयमेंट को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अगर वो क्रीम को हम अगर कुछ एनर्जी दे पाए, अगर हम सरकार के माध्यम से कोई उनको हेल्प मिले या फिर आर्थिक रूप से उनको अगर कोई काम करना चाहते हैं, इस और अगर कोई आर्थिक मदद उससे मिलती है, तो मुझे लगता है कि अगर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर इससे हम थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे, अगर वो लोग अपना स्वरोजगार भी अगर अपनाना चाहते हैं, तो अगर इस और ध्यान देने की आवश्यकता है मुझे। बाकी तो मुझे लगता है कि अब मैं नीला चौहान जी के पास आना चाहूंगा। नीला चौहान जी, आपके हिसाब से क्या जौनसार बावर में अभी विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास हमेशा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जी, जो कि कभी भी न खत्म होगा ना होगा। ठीक, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हमेशा आते रहेंगे, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम। लेकिन सबसे पहले भी सब लोगों ने हमने बात की है कि मूलभूत सुविधा होगी। जी, चलो आप मूलभूत पे आ जाए कि मैं जजरेट की बात कर रहा हूँ। जी, ठीक, ये जजरेट का जो मुद्दा है ये 5 साल 10 साल का नहीं है, बहुत पुराना है। ठीक, 30-40 साल शायद जब से ये बना हुआ तब से ये मुद्दा है। तो ऐसा क्या हुआ कि 40 साल में यहाँ फंड नहीं आया? मुझे नहीं लगता है। अगर देखो तो फंड आया, लेकिन आपने उसका एक सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल पाए? क्या आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए फायदा पहुंचा रहे हैं? मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, जी, जी। ठीक है, व्यक्ति विशेष के लिए आप फायदा पहुंचा रहे हैं, कुछ ठेकेदारी हो, कुछ भी हो, ठीक। कुछ चीजों के परमानेंट सॉल्यूशन होते हैं। आप उसी के परिप्रेक्ष्य में आप उत्तरकाशी का ब्रह्मावत पर्वत देख लीजिए। शायद 1980 में लैंडस्लाइड हुआ था, वो पूरा का पूरा उत्तरकाशी आपके खत्म हो गया था, लेकिन उन्होंने एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला उसका। 150 पॉपुलेशन, हम लोग 150 1,50,000 अराउंड पॉपुलेशन जौनसार बावर में, और इतने 70 सालों में, मतलब 70 साल हम उसको क्या कहते इंडिपेंडेंट के बाद, और 40-50 साल तो उसको बने हुए हो गए होंगे, लेकिन आपने परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला। तो इसीलिए मैं कैसे कह दूं कि विकास हुआ है। और एक और बात, डिजिटल सारथी के माध्यम से, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सच्चाई है कि मैंने बहुत ज्यादा जौनसार बावर नहीं देखा है, 2-3 अपनी घर के आसपास मैंने देखा, लेकिन मैं अपने गांव की सड़क की बात करूँ। मेरे गांव की सड़क का निर्माण 1962 के आसपास हुआ है, चक्राता टू लाखा में। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि 4 दशक 5 दशक होने के बावजूद आज उसका चौड़ीकरण और डामरीकरण नहीं हो पाया। शायद बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त साथी आए होंगे, उस रोड की हालत देखिए आप उस पर चल नहीं सकते। लीला जी, मैं आपसे इसी पे एक सवाल करना चाहूंगा। इसमें क्षेत्र के लोगों की क्या पहल है? क्षेत्रों के लोगों की पहल में क्या है कि जब तक हम युवा लोग, कुछ मुद्दे होते हैं कि पब्लिक को सेंसिटाइज करना पड़ता है, उनके अंदर एक जागरूकता लानी पड़ेगी, चीजें ऐसी होनी चाहिए थी। ये कौन करे? ये हम युवा करेंगे। आप कह रहे हैं कि क्षेत्र के लोगों ने बहुत पहल करी पर फिर भी कुछ नहीं हुआ आपके हिसाब से? देखिए, पहल क्या होता है, पहल का अभी जौनसार बावर के अगर पहल का पैरामीटर देखो ना, वो भी अपना स्वार्थ से संबंधित है। तो आप मोटे मोटे तौर पे आप कह रहे हैं कि जौनसार बावर में विकास नहीं हुआ। अगर आप विकास को केवल मूलभूत वाली बातों को विकास करें, चीजें नहीं हुई। तो आपका क्या सुझाव है, क्या होना चाहिए? मेरा सुझाव ये है कि ठीक है, अगर आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, ठीक है, नो डाउट कि बहुत सारे हॉस्पिटल बने, लेकिन क्या उस हॉस्पिटल को कहीं एक कोने में जहां से जनता का कोई ताल्लुकात नहीं, अपने कोने में हॉस्पिटल बना? मैं अपने एरिया के खरबोंदुर की बात करूं तो हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है, ठीक, जबकि हमारा सेंटर लाखा,
वो लाखा मॉडल में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का सेंटर हुआ है। आपने एक वन थाट में कोने में लावड़ी के ऊपर बना दी। मैं खुद नहीं गई हूँ, मैं खुद नहीं गई हूँ। तो आपका सेंटर चीजें सिर्फ ठेकेदारों को सिर्फ ठेके देने से आप एक कहते हैं पर्सनल, क्योंकि पर्सनल तो किसी को ठेका मिल गया, बेनिफिट हो गया किसी को, लेकिन सार्वजनिक क्या हुआ? सार्वजनिक होना चाहिए था विकास, जब सार्वजनिक नहीं हो गया हम विकास। तो मेरा ये मानना है कि उसका पहले चीजें सर्वे होता है कि जहाँ सबके लिए फिजिबल हो, गरीब हो, अमीर हो, वहाँ चीजें होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वही ठेका आपको 10 साल बाद फिर देना है ना। वो कहीं जंगल में हो, 10 साल बाद आप आओगे, कहीं लाखों में लगाओ, वो फिर अपने ठेकेदारों को क्या कहें फायदा पहुंचाएंगे। तो मेरा ये है कि ठीक है, सार्वजनिक विकास। तो आपका मोटे मोटे तौर से क्या सुझाव है? दो लाइनों में मोटे जो भी विकास तो सार्वजनिक ही इसमें हो। आप सामूहिक विकास की बात कर रहे हैं। हाँ, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं, और जो लास्ट लाइन में खड़ा हुआ है ना, उसको नजर में देखते हुए एक विकास की विकास करने का दृष्टिकोण होना चाहिए। उसको सीधे कैसे जो सबसे पीछे खड़ा है उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम है। हाँ, विकास का मतलब यही है। अब मैं गजेंद्र जोशी जी पे आना चाहूंगा। आप बताइए जोशी जी, अभी जौनसार बाबर में क्या विकास हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो? सबसे पहले तो मैं जौनसार बाबर के विकास के लिए पैरामीटर्स तय करने होंगे। अगर हम इसको पैरामीटर्स मान लें कि जौनसार बाबर में सड़कें बनी हैं, जौनसार बाबर में हॉस्पिटल बने हैं, जौनसार बाबर में स्कूल बने हैं, कॉलेजेस बने हैं, तो उसके आधार पर तो बहुत विकास हुआ है। लेकिन देखने की बात यह है, जैसे अभी लीला जी ने भी कहा कि जो हॉस्पिटल बने हैं, क्या उन हॉस्पिटलों में डॉक्टर हैं? क्या जो विद्यालय बने हैं, क्या उन विद्यालयों में जो है शिक्षक हैं? क्या जो कॉलेज है, डिग्री कॉलेज बने हैं 3, इसकी बहुत सारी चर्चाएं मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन चल क्या रहा है? पहले तो वहां है, उन स्कूलों में क्या नहीं है? उन स्कूलों में शिक्षक नहीं है। दूसरी बात, आप पढ़ा क्या रहे हो वहां? सिर्फ आर्ट साइड के 2 सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो। सिर्फ जौनसार बावर के लोगों को इस तरीके के विकास के लिए चला जा रहा है। ये मैं डंके की चोट पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा आज का युवा देहरादून जाने के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि उसके लिए बेहतर सुविधा हमारे जौनसार बावर के अंदर नहीं है। ये जो मुख्य कारण है। अब मैं पवार साहब के पास आना चाहूंगा। पवार साहब, आप बताइए, जौनसार बाबर में विकास हुआ है या नहीं हुआ? अगर हुआ है तो कितना हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो आप संक्षेप में अपनी बात कहिए कि क्या होना चाहिए। देखो भाई साहब, विकास पहले जो भी रहे तब भी हुआ, आगे होगा, अभी भी हो रहा, आगे भी होगा। हम रहे ना रहे तब भी विकास की चलते रहे। पर मेरा, जैसे गजेंद्र भाई ने और चौहान जी ने बोला था कि युवाओं को आगे आने, हमने पिछले दौर में एक वीडियो पोस्ट करी थी, मेरे को किसी ने शेयर कर, रोड के उसके बचाव के लिए 50 लोग आ गए। 50 लोगों का फोन मेरे पे आ रहे कि अरे यार तुमने ये गलत कर दिया, ये नहीं बोला कि ये सही कर दिया तुमने। तो विकास की जो चीजें हैं वो तभी तो उसका सही से वो हमारे यहाँ वो नहीं करेंगे कि क्या बोलते नहीं यार ये गलत काम कर रहा है, ये बोलेंगे अरे यार तुमने क्यों कर दिया। ऐसी चीजों में दिक्कत है। और दूसरी बात है कि हॉस्पिटल बने हैं, सड़कें बनी हैं, उसके लिए हम लोग कभी आवाज ये नहीं उठाएंगे। हॉस्पिटलों में डॉक्टर है, लोगों में शिक्षक है, कभी नहीं उठाएंगे। इस वक्त पूरी पंचायत में आप बता रहा हूँ, विकास मेरे पास डाटा है, इसमें सब युवा है, सारे युवा है, बीडीसी मेंबर से लेकर प्रधान से लेकर अब आप कह रहे सामूहिक विकास की कोई बात नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता, सब इंडिविजुअल अपने विकास की बात करते हैं। हाँ, बस वही कह रहा हूँ मैं, ये सब लोग युवा है। ठीक है, पर लेकिन आवाज नहीं उठा रहे अपने क्षेत्र से, और उठा रहे तो दिक्कत क्या है कि मैं आपको बताऊंगा, उस वीडियो से 50 लोगों को प्रताड़ित किया। अब मैं सतबीर चौहान जी के पास आना चाहूंगा। सतबीर चौहान जी, संक्षेप में बताइए, जौनसार बाबर का विकास हुआ है या नहीं हुआ? अगर हुआ है तो कितना हुआ है? अभी जैसे मेरे पैनलिस्ट जो मित्र है उन्होंने सबने बात करी एजुकेशन, रोड। शिक्षा ग्रहण करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप शिक्षा ग्रहण करके एक
गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने, उसके बहुत एजुकेशन लेने का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ माइंड, कि आप अपने दिमाग को कितना विकसित कर रहे हो। जिस प्रकार हम अपने कह रहे हैं कि हमारे जौनसार बावर में क्या विकास हुआ है। देखो, ये तो नहीं कहूंगा कि नगण्य विकास हुआ है, काफी कुछ हुआ है, काफी कुछ होना है। और जो इन्होंने कुछ पॉइंट्स राइज किए हैं कि जहां पे जो चीज होनी चाहिए थी वो वहां पे ना होके डिफरेंट लोकेशन पे हुई है, उस फैक्ट पे मैं बिल्कुल इनका साथ देता हूं। वो उसके बहुत सारे फैक्टर है, क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ वो अलग विषय है। दूसरा भी हमारे युवा साथी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन राइज किया है कि जो अभी इलेक्शन हुए हैं उसमें अराउंड 95% यंगेस्ट है, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? फंड उनके थ्रू आना है, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? प्रॉब्लम्स ये है कि जब तक हम अपने कल्चर को वॉइस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब अभी हमने यहाँ पर जैसे थोड़ी देर पहले कोल्ड ड्रिंक पी, हमारे यहाँ इतना अच्छा फ्रांस होता है, उसका जूस अगर हम अपने जितने भी मीटिंग्स होती है उसमें सर्व करेंगे तो किसका विकास होगा? वो प्रोडक्ट कहां से आ रहा है? वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ से आ रहा है। इसके लिए आप किसी और को नहीं बोल सकते कि उस राजनीतिक दल ने, उस राजनीतिक दल ने। ये हमको भी स्टेप लेंगे। हमारे यहाँ जैसे बहुत कम पहले स्कूल्स थे, हॉस्पिटल्स बहुत कम थे, तो सिटीज में नीचे थे, तो उसको मैं उत्तराखंड की दृष्टि से जौनसार को दो तरीके से देखता हूँ। इस राज्य की इतनी अच्छी खूबसूरती है, इसके पास पहाड़ भी है, इसके पास प्लेन भी है। ये प्लेन्स के बगैर नहीं चल सकता, पहाड़ के बगैर नहीं चल सकता। तो हमारे युवाओं को दोनों से कनेक्ट होना पड़ेगा कि क्या पहाड़ की खूबसूरती है, उससे हम क्या डेवलप कर सकते हैं, और हमारे हाथ जो नेचुरल सोर्सेज है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। जी सतवीर जी, हम आएंगे आगे इसी टॉपिक पे आएंगे। अब मैं संजय तोमर जी से आग्रह करूंगा कि विकास के मुद्दे पे अपने विचार। धन्यवाद अखिलेश जी। देखिए, मैं आपको विदित कराना चाहूंगा कि जब हम विकास के परिप्रेक्ष्य में अपने जौनसार बावर क्षेत्र में हम इस संबंधित को चिंतन करते हैं, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि विकास क्या है, और जो विकास है वो हमारे किन धरातल पर हम विकास को प्राय रूप के माध्यम से इसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं ये सोचता हूं जो विकास है, विकास वो है कि अगर हम भी कोई भी सामाजिक कार्य हम लोग कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से, एक मुख्यतः किसी व्यक्तिगत क्षेत्र में जैसे हमारे जौनसार बावर है, जो भी हमारा प्रयास है अगर उसका परिणाम समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि उस व्यक्ति का या उस समाज का विकास हुआ। तो कहीं ना कहीं विकास के प्राय रूप में हम सब लोग सामूहिक रूप से जब तक अपने विचारों का आदान प्रदान करके अपने निस्वार्थ भाव से समाज को आगे बढ़ाने का, समाज को जागृत करने का, हम ये नहीं कह सकते खाली शिक्षा से या स्वास्थ्य से या इन किसी भी चीजों के माध्यम से हम विकास को अग्रसित कर सकते हैं। विकास हम लोगों के अंदर है, हमारे विचारों के अंदर है। जब तक हम लोग धरातल पर रह के लोगों का चिंतन नहीं करेंगे, जैसे जोशी जी ने बोला, तब तक हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्राय रूप में, कहीं भी किसी चीज गतिविधि हम लोग विकास के कार्य को नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोगों को सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से एक साथ कार्य करना होगा। समाज को जागृत करने का कार्य करना पड़ेगा, चाहे शिक्षा से संबंधित है, चाहे रोजगार से है, चाहे पर्यावरण से है, चाहे किसी भी चीज से है। तो मेरा यही एक मत है कि इस तरीके से हम विकास के मॉडल को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। अब जो मेरा अगला प्रश्न है वो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर है। आप लोगों से मैं ये पूछता हूं कि वर्तमान में जौनसार बावर में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा गजेंद्र जोशी जी, संक्षेप में। बहुत अच्छा प्रश्न है स्वास्थ्य और शिक्षा पे। हम कई बार स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कई आंदोलन भी किए हैं, कई बार लड़े भी हैं। आज शिक्षा की अगर मैं प्राथमिक शिक्षा की अगर बात करूं, बेसिक शिक्षा, तो हमारी बेसिक शिक्षा जो है, मतलब हेलीकॉप्टर शिक्षा अगर मैं कहूं तो कहीं जो है उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं वो मोस्टली ऋषिकेश, देहरादून से जो है अप डाउन करते हैं। हमने इस पहल की कहीं ना कहीं, इसके लिए जो है हम गांव के लेवल पे भी कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार है कि हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। एक उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उस समय शायद मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री हरीश राव जी थे, उन्होंने एक शासनादेश जारी किया था हमारे आंदोलन के बाद कि प्रत्येक शिक्षक 8 किलोमीटर के दायरे में रहेगा स्कूल से। लेकिन हमारे यहाँ से सबने लेटर भी दिए, लेटर गए, लेकिन उसके बाद हमारे ना जनप्रतिनिधि हो, चाहे किसी लेवल के जनप्रतिनिधि हो, ना उन्होंने इस पर कारगर पहल साबित की, ना हमने स्थानीय स्तर पर इस पर कोई ऐसी ठोस पहल की। आज स्थिति यथावत है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में जैसे मैंने पहले ही बोला था, बहुत सारे हॉस्पिटल है,
लेकिन उन हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। माताएं बहनें कई बार जो है प्रसव जो है सड़क पे दे देती है। झूला पुल आपको याद होगा त्यूनी का, त्यूनी के हॉस्पिटल में कोई है नहीं तो झूला पुल पे एक हमारी बहन डिलीवरी दे रही है, लेकिन हम उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है, क्यों मौन बने? क्योंकि आजकल हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड चल पड़ा है, बहुत अच्छा ट्रेंड चल पड़ा है, पॉलिटिकल ट्रेंड, कि हम किसी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी नेता को पकड़ लो, वो तुम्हें जो है व्यक्तिगत रूप से तो तुम्हें मजबूत कर देगा, लेकिन सामाजिक रूप से तुम्हें इसका क्या हर्जाना भुगतना पड़ेगा, इसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जी धन्यवाद। लीला जी, आप खुद एक शिक्षक रही हैं, आप बताइए स्वास्थ्य और शिक्षा की वर्तमान में क्या हालत है जॉन सर? मैं पहले स्वास्थ्य पे ही आऊंगी। जैसे गजेंद्र जोशी जी ने कहा कि स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल नहीं बने, बहुत सारे हॉस्पिटल, लेकिन क्या उनमें डॉक्टर है, उसमें इक्विपमेंट्स हैं? अभी देख ले कि पूरे जौनसार बावर में कोई ऐसा हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए जहाँ अल्ट्रासाउंड या MRI कोई मशीन है। क्या 1.5 लाख जनसंख्या वाला हमारा विधानसभा या चकलाता विधानसभा, चकलाता समाज, जौनसारी समाज इसके हकदार नहीं है क्या कि एक मशीन हो सके? गजेंद्र जोशी जी ने कहा कि प्रसव के दौरान हर साल जौनसार मेरी कई माताएं बहनें सड़क पे प्रसव करने को मजबूर है, या सड़क प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी बात कहूँगी मैं शिक्षा पे। जोशी जी ने कहा कि शायद आज के डेट में हर गांव में स्कूल तो है, लेकिन क्या उसमें टीचर्स हैं? नहीं। टीचर्स नहीं है तो उनके लिए कोई आवाज उठा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सार्वजनिक विकास है। सार्वजनिक विकास के लिए कोई मतलब नहीं है किसी, और पर्सनल मेरा हो जाए, ठीक है, पर्सनल चीजें हो गई, सार्वजनिक कोई बात नहीं उठा रहा। तो इसलिए मैं कहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग बहुत पीछे। यही तो वजह रह गई है कि सब लोग विकासनगर और देहरादून आना पड़ा, सब लोग पलायन कर गए। अगर वही शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिलती, सब चीजें होती, तो कौन अपने गांव को छोड़ना चाहता है? कोई नहीं छोड़ना चाहता। कौन अपने पेरेंट्स से दूर होना चाहता है? कोई नहीं होना चाहता। लेकिन मजबूरी में हर किसी को लगता है कि शायद शिक्षा अगर दूर कहीं अच्छे स्कूल में मेरे बच्चे को हो जाए तो क्या कहें, वो आगे जाके कुछ अच्छा करेगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, पूरे जौनसार बावर में कोई ऐसा केंद्रीय विद्यालय है क्या? नहीं। कोई ऐसा विद्यालय अभी तक इतने 75 साल में एक केंद्रीय विद्यालय तक नहीं आ सकता। तो ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। और जब तक शिक्षा नहीं होगी, अच्छी शिक्षा नहीं होगी, तो तब तक हम अच्छे समाज के निर्माण की परिकल्पना नहीं कर सकते। ये अच्छी शिक्षा होना और अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं होना बहुत जरूरी। धन्यवाद लीला जी। अब मैं सतवीर जी पे आना चाहूँगा। सतवीर जी, जैसे सब लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ कह रहे हैं कि हमारे पास क्या बोलते हैं, बहुत सुविधाएं हैं जौनसार बावर में, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत है। जैसे कि डिजिटल सारथी के माध्यम से हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक आए हैं, इन्होंने एक सर्वे किया था, उसके हिसाब से जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं हमारे पास 2 हैं जौनसार बावर में, चकराता विधानसभा में 2 हैं, दोनों ही फंक्शनल हैं। और PHS जो सेंटर है वो 5 हैं। एलोपैथिक जो SDA बोलते हैं एलोपैथिक मंडल, वो 14 है, जिसमें से 11 फंक्शनल है। SC सेंटर तो 57 है, जिसमें से 35 फंक्शनल है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास बहुत है। और आप बताइए तो कहाँ कमी हो रही है, कमी कहाँ आ रही है? कमी इसमें सामूहिक है, समाज की भी और पॉलिटिकल भी। जब तक समाज जागृत नहीं होगा आप हमेशा पीछे जाते जाओगे। जिस दिन समाज जागृत हो गया, पॉलिटिकल आप स्ट्रॉन्ग वॉइस आपकी हो जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा, जो शिक्षा के बारे में, जो एजुकेशन के बारे में यहाँ पर सब अभी कुछ पैनलिस्ट ने बात करी है कि उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, ये सब किया कि उनका वहीं पे रुकना होना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जब आप उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा किसी गांव के अंदर, अगर आप हर जगह स्कूल खोल दोगे तो गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं है कि वो उसके लिए हर जगह उनके लिए रहने के लिए निवास बना सके।
वो ट्रेवल करे, ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो टाइमिंग पे है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ टीचर एंड क्वालिटी ऑफ डॉक्टर जब तक आप नहीं दोगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते। जब तक क्वालिटी एंड कैपेसिटी एंड क्रिएटिविटी नहीं लाओगे तब तक आप जौनसार का डेवलपमेंट के बारे में, ना एजुकेशन के बारे में, ना हेल्थ सेक्टर के बारे में बात कर सकते। एजुकेशन के बारे में अगर मैं पीछे जाऊं, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जाऊं, तो बहुत कम स्कूल होते थे। एक मेरे गांव के बगल में मलेथा होता था, क्या आपका चक्राता में होता था, और एक लाख मंडल साइड में होता था। तब क्वालिटी ऑफ टीचर बहुत अच्छी होती थी। तो आज अगर हमारे मोदी जी कहते हैं कि हमें विश्व गुरु बनाना है, जब तक हम क्वालिटी लेवल के टीचर प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक हम शिक्षा में आगे नहीं जा सकते। और दूसरा, हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉर्ट आउट करना भी बहुत जरूरी है। वहां पर हॉस्पिटल्स किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने से जब तक उसके अंदर मशीनरी, फॉर एग्जांपल उसके इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी के, कि कौन सी टेक्नोलॉजी के है जो हमारे दून हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, वो हमारे चक्राता में मिल सकते हैं, लाखामंडल में मिल सकते हैं, त्यूनी में मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। क्योंकि हमारा जो ज्योग्राफी, हमें ये भी देखना होगा, क्योंकि ज्योग्राफिकली हमारी कंडीशन बहुत ही डेंजरस है। तो आपको हर दृष्टि से देखना होगा, क्योंकि हमारा जौनसार भावर इतना सुंदर है, वो दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। एक तरफ हमारी जमुना जी है और एक तरफ टोंस नदी है। अपार संभावना है विकास की नित्य प्रतिदिन। अगर हम चाहें तो, अगर युवा चाहे, समाज चाहे, और हमारे गांव से हर एक अगर लेवल पे अगर कोई अच्छा आता है सुझाव, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको एक माध्यम देना चाहिए। जिस प्रकार डिजिटल साथी ने यहाँ पर एक पैनल बनाया है, मैं चाहता हूं कि वो ऐसे थोड़े थोड़े समय में हर जगह जाके इस पैनल को राइज करे। हो सकता है उनके विचारों से आपको एक बहुत अच्छा संदेश मिले। धन्यवाद। संजय जी, अब मैं आपसे आप बताइए। देखिए, मैं जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में जौनसार पावर की बात करता हूँ, तो जैसे कि आपने बोला है कि 2 PHC जो कि CSC में अपग्रेड हुए हैं जी, तो सीमांत क्षेत्र त्यूनी में और एक हमारे काशी, वहां वर्तमान में स्थिति यह है, खाली इनको CSC के नाम पर खाली बोर्ड लगाने का काम किया गया है। यथावत अगर आप धरातल पे देखेंगे तो वहां ना तो डॉक्टरों की उचित व्यवस्था है, ना वहां फार्मासिस्ट है, और एक सिजेरियन ऑपरेशन करने के लिए ना वहां उचित व्यवस्था है, तो कोई ऐसे टेक्निकल इक्विपमेंट्स है। चाहे आप उसमें डिजिटल एक्सरे मशीन देखिए, चाहे उसमें आप अल्ट्रासाउंड मशीन देखिए, चाहे उसमें आप पैथोलॉजी लैब की जांच की व्यवस्था देखिए। तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के जो मानक हैं वो ये कहते हैं, जहां CSC अपग्रेड हुआ है जो भी हॉस्पिटल, उसमें कम से कम स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होने चाहिए 9 वहां की व्यवस्था के अनुरूप। और बड़ा दुर्भाग्य का विषय, लोगों ने बोर्ड के नाम पे तो इसको व्यवस्था सुचारू रूप से दे तो नहीं पाए, लेकिन उनको अपग्रेड तो कर दिया। लेकिन जब हम धरातल पर जाके देखते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में आज भी कम से कम 25 से 30 मामले डिलीवरी केस के आते ही हैं, प्रत्येक महीने की बात कर रहा हूं मैं। और कम से कम 50 केस जो OPD में आते हैं, वो पेशेंट नॉर्मली आते हैं, कालसी में आते हैं, कम से कम 150 त्यूनी में। तो यहाँ ये इतना दुर्भाग्य है कि धरातल पर यहाँ इक्विपमेंट तो क्या, कोई सुचारू व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। हमारे क्षेत्र के लोगों को ठगा जा रहा है यहाँ। आप मुझे ये बताइए ना कि पछवाधून क्षेत्र में ऐसा कौन सा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है कि जो जब वहां कोई मौके पे घटना होती है तो कम से कम 4 घंटे का रास्ता स्वतः ही देहरादून आने में लगता है। सीमांत क्षेत्र की बात करता हूँ। तो ऐसी क्या व्यवस्था प्रणाली हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सरकार कर रही है, किसने किया है? तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि धरातल पर वहां कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। और यही बात अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में करूं, इस समय जो हमारी वर्तमान में शिक्षा की स्थिति है, जब हम प्राइमरी जो स्कूल है उनके माध्यम से हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस समय हमें संकुलित करने की एक जरूरत है। उन्हें संकुलित का तात्पर्य यह है कि कोई मुख्य केंद्र, जैसे लखवाड़ है हमारा, उसके जो 15-16 गांव है आसपास में, जिनमें जहां छात्रों की संख्या है, तो हम उन्हें संकुलित कर सकते हैं, वहां स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो इन चीजों को हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जोशी जी ने शिक्षकों के विषय में बहुत अच्छी बात बोली है, जो इन्होंने मानक बोले हैं कि भाई जब उस समय सरकार रहती, इन्होंने 8 किलोमीटर के मानक रखते, भाई उसके दायरे में आप अपना एकोमोडेशन की व्यवस्था करेंगे। तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय, एक तो वहां बायोमेट्रिक की व्यवस्था नहीं है। अरे भाई, आप वहां पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का माहौल कैसे जनरेट करेंगे जब आप खुद ही वहां नहीं रहेंगे मौके पे? तो कुछ चीजें ऐसी हैं, वहां में लाइव स्ट्रक्चर की जरूरत है, एकेडमिक सेशन की जरूरत है। तो ये व्यवस्थाएं तभी होंगी जब शिक्षक वहां मौके पे रहेगा और अपनी व्यवस्था को परिपालन करेगा। बहुत धन्यवाद संजय जी। मैं श्याम सिंह चौहान जी पे आना चाहूंगा, वो इस मुद्दे पे अपना। देखिए, मैं अगर स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में बात, स्वास्थ्य में हॉस्पिटल्स भी हैं सब जगह, हमारे यहाँ भी हॉस्पिटल्स हैं, टिमनी हॉस्पिटल है, चक्राता है, लागा मंडल है, सब जगह हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर है। लेकिन
हमें इक्विपमेंट बढ़ाने की आवश्यकता है। इक्विपमेंट के साथ साथ स्टाफ की भी आवश्यकता है, खासकर जो फार्मासिस्ट वगैरह इनकी संख्या भी बढ़ानी है, ताकि टेस्टिंग वगैरह भी की स्पीड बढ़े। और दूसरा, मैं शिक्षा की अगर बात करूं, शिक्षा में स्कूल भी हैं, टीचर भी एक दो टीचर हैं, ऐसा नहीं है कि टीचर आ भी नहीं रहे हैं, लेकिन एक कमी जो खल रही है, मुझे लगता है कि वो एक ट्रेंड भी ऐसा बन चुका है कि अब चाहे वो गांव में खेती बाड़ी भी कर रहा हूँ, कहते हैं मुझे अपने बच्चों को बाहर भेजना है, बाहर पढ़ाना है। बाहर पढ़ाने की जो परंपरा है, ये इसको भी तोड़ना होगा। और दूसरा, सामाजिक जागरूक होना अति आवश्यक है, क्योंकि समाज अगर आपके शिक्षक नहीं आ रहे हैं, अगर इसका विरोध नहीं कर रहा है, तो ये बड़ा इशू है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो अगर हमें इस हालत से अकेले जौनसार बाबर की नहीं, अभी तो पूरी तरह पहाड़ की लगभग ऐसी स्थिति है। इस ओर अगर हम कुछ कदम हम चाहते हैं कि शिक्षा प्रणाली अच्छी हो, गांव में शिक्षा की प्रणाली अच्छी हो, तो मुझे लगता है कि सरकार को एक नया डिसीजन लेना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इस शिक्षा नीति में एक नया सर्कुलर जारी करे, विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करें और उसमें कहें कि जो व्यक्ति सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाए। तो इसका असर क्या होगा? जो अन्य हमारा अपने क्षेत्र में बात करूं, कई संस्थाएं ऐसी हैं जो हमारे क्षेत्र में काम कर रही है, वो सब शिक्षा की भी बात करेंगे, स्वास्थ्य की भी बात करेंगे, लेकिन क्या उनमें से कोई आदमी अपना बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने को तैयार है? क्या कोई शिक्षक, क्या कोई सरकारी एम्प्लॉयज अपने बच्चों को वहां पढ़ाने के लिए तैयार है? अब कैसे वो जो गांव में जो लोग रह रहे हैं, जो बेचारा खेती बाड़ी कर रहा है, उसको ऊपर क्यों ऐसे थोप रहे हो कि तू अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाओ? क्या वो जो तबका है, जो क्रीम जो आज जौनसार बाबर में बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या वो तैयार है अपने बच्चों को वहां सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए? तो शिक्षा नीति में अगर बदलाव करना है, तो हिमाचल सरकार ने कभी काम किया, मैं भले ही वहां सरकार किसी की भी हो, लेकिन उन्होंने एक निर्णय लिया है कि 4th क्लास और इस टाइप की जो नौकरियां होंगी, वो जो उसको मिलेगी जो सरकारी स्कूल से पढ़ गए। अगर शिक्षा को बढ़ाना है, तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देने का। धन्यवाद चांदनी जी। मैं विक्रम सिंह पवार जी के पास आना चाहूंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में आपका क्या नजरिया? भाई साहब, जैसे आपने पहले बोला इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास पूरा है, कहाँ कमी आ रही है? मैं आपको बताता हूँ कि 15 जून 2017 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूनी में हमने 6 दिन तक धरना प्रदर्शन किया। वहां पर डॉक्टर नहीं था, एक फार्मासिस्ट 30 साल से उस केंद्र को चला रहा, उसका कहीं ट्रांसफर ही नहीं हुआ। हमने 6 दिन तक दिन रात धरना प्रदर्शन किया, वहीं पे सोते थे। उसके बावजूद क्षेत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि जो सक्षम लोग हैं या नहीं, वो क्या डाइवर्ट करने में लगते यार, तो कौन को राजनीति देहरादून करनी चाहिए। मतलब राजनीति नहीं भाई, ये तो प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है। हमने 6 दिन तक जब धरना प्रदर्शन करा, तो आज त्यूनी में डॉक्टर है। माफी चाहूंगा सिंह भाई, थोड़ा सा वो है कि त्यूनी में डॉक्टर नरेंद्र राणा जी हैं, 2 डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट है। प्राथमिक के हिसाब से बहुत अच्छी सुविधा त्यूनी में इस वक्त उपलब्ध है। मैं तारीफ ये नहीं करूंगा कि कौन सी सरकारें क्या है, पर मैं एक बता रहा हूं कि आप जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि स्ट्रक्चर की बात करी सब लोगों ने, 2006 का शिलान्यास है त्यूनी प्राथमिक। मैं ज्यादा कालसी नहीं होगा, चक्राता नहीं होगा, मैं त्यूनी की बात करूंगा क्योंकि जहां मैंने काम करा। जी। उसके बाद अभी तक वो अपग्रेड नहीं हुआ, स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है। 2006 का शिलान्यास है, मेरे पर डाटा है, इसका मैं लाना भूल गया, जो गांव में था, बल्कि मैं देहरादून से आया। उसके बावजूद अब तक वो अपग्रेड नहीं हुआ। और वैसी स्थिति चक्राता ब्लॉक में 33 ANM सेंटर है, इस वक्त भरे गए पोस्ट, शायद अभी हाल फिलहाल में मैं देख रहा था तो भरे गए। उससे पहले सारे खाली थे जब मैंने उसका डिटेल निकाला। क्यों? अगर हम लोग स्वयं जागरूक नहीं है तो वो पद नहीं भरे गए। उनका अटैचमेंट देहरादून में है, सबका डॉक्टर तो है,
मैं उसी पे आऊंगा, अभी अटैचमेंट की बात करने आऊंगा। मोटे मोटे तौर से आप ये कह रहे हैं कि हमारी कहीं ना कहीं सोच में कमी है। कमी है, मतलब हमने खुद पर कमी, देखो हमने पहल करी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरी पहल से है। हमारे युवा साथी ऐसे भी थे मेरे साथ, वहां युवा मंगल दल है, उसके माध्यम से हमने एक बैनर डाले, मैं सदस्य के तौर पर काम करा। मैंने 18 साल से कम छोटे बच्चे भी मेरे साथ वहां धरने में थे, मेरे साथ में अध्यक्ष समाज, हम लोग उनके साथ काम करके वो करें, और आज जिंदगी में डॉक्टर है। प्राथमिक के हिसाब से अच्छी सुविधा है, पर हमारा मुहिम क्या है कि उसको सामुदायिक बनाना, और वो चल रही है अभी भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षा के क्षेत्र की बात करता हूं मैं आपको, दुर्भाग्य ऐसा है, कोटी बावर 1911 से पूर्व का प्राथमिक, 1911 से पूर्व है, उसका भी अनुमान ही नहीं है, मतलब आजादी से पहले का स्कूल, उसमें भी जो टीचर है वो व्यवस्था पे रखा, डॉक्यूमेंट्री बनी उसके स्कूल से, व्यवस्था पे रख रखा उस टीचर। जब हमने आवाज उठाई, बल्कि मेरा इस वक्त चक्राता में बीडीसी में भी आवाज उठाई, पर लेकिन शिक्षा प्रणाली की यूनियन इतनी हावी है, जोशी जी और उन्होंने बहुत संघर्ष कराया, मैं देखते रहता हूँ वीडियो, पर लेकिन उन पर कोई आँच नहीं। हालांकि टीचर भेज दिया उन्होंने फिर भी, पर वो चीज नहीं है जो होने चाहिए, जो हम चाह रहे हैं। मैं शपथ लेने के बाद तुरंत मैंने निरीक्षण दोबारा करा, मैंने क्या व्यवस्था, और वैसे ही मेरी एजुकेशन वहीं से हुई, कोटी बावर थे, और 8th तक हुआ स्कूल, वहां भी मैं निरीक्षण करने गया, बहुत स्थिति खराब है, 2 टीचर आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं, बोल रहे हैं हमारा ऑफिस का। आपके हिसाब से दोनों की स्थिति बहुत खराब है आपके जी। जैसा कि पवार साहब ने एक मुद्दा उठाया कि हमारे यहाँ जो अपने लोग हैं वो बहुत अटैचमेंट ले लेते हैं नीचे, तो उसको कैसे बदला जा सकता है आपके हिसाब से? काफी सबसे पहले तो अगर मैं अटैचमेंट की बात करूं शिक्षा पे, तो अटैचमेंट, कोई शिक्षक अटैचमेंट पे नहीं जा सकता है, अटैचमेंट बंद है। उसके बावजूद भी अगर अटैचमेंट हो रहा है तो वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त शिक्षक है, इसलिए उसका अटैचमेंट हो रहा है। इस पे हमें थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, क्योंकि हम उस शिक्षा की बात कर रहे हैं जिसमें अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है वो पढ़ रहा है। आज के डेट में अगर हम प्राइमरी शिक्षा की जब बात कर रहे हैं तो वहां वो व्यक्ति शिक्षा ले रहा है जिसके घर में उससे पहले कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ये समझ लो फर्स्ट जनरेशन एजुकेशन हम दे रहे हैं, वो व्यक्ति प्राइमरी में शिक्षा ले रहा है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे समुदाय के लिए अगर हम सभी पूरे समुदाय को उठाने की बात करते हैं तो ऐसे समुदाय के लिए ना तो हमारे नेताजी कोई भी, किसी भी पार्टी को, किसी भी दल के हो, ना कभी आगे आते हैं कि इन लोगों का किसी तरीके से जो है ये समुदाय किस तरीके से ऊपर उठेगा, कैसे जो है, जब तक हमारे दोनों पांव एक बराबर नहीं तब तक हम विकास नहीं कर सकते। अगर हमारा एक पांव लंगड़ा है तो हम नहीं चल सकते हैं, तो हमें दूसरा पांव भी अपना ठीक करना पड़ेगा। लीला जी, आपको इसमें बताइए कि हम इसको कैसे बदला जा सकता है, अटैचमेंट की जो प्रथा है। जोशी जी ने कहा है कि राजनीतिक संरक्षण के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि किसी का अटैचमेंट एक दिखा गांव में दिया और है यार। तो हम लोगों को इन चीजों को, खासकर युवाओं को, इन चीजों पे बात करनी पड़ेगी। हम लोगों को एकजुटता से आवाज उठानी पड़ेगी। हम आवाज नहीं उठाए तो हम किससे उम्मीद कर रहे हैं? 60 पार कर चुके हैं, वो नहीं आवाज। हम लोगों को, लोगों के बीच, समाज को एक सेंसिटाइज करना पड़ेगा और अपनी आवाज बिना किसी लोभ लालच, सब स्वार्थ को छोड़ के एक आवाज बनानी पड़ेगी और समाज को जागरूक करना पड़ेगा, तभी ये चीजें पॉसिबल है। इसके बिना ये चीजें पॉसिबल नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि युवाओं को सबको एक मंच पे आना पड़ेगा इसके लिए। हाँ। संजय जी, आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए भाई साहब, मेरा तो यही इसमें मंथन है कि जैसा भाई साहब बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें पॉलिटिकली बहुत ही सपोर्टिव है इनके लिए, कहीं ना कहीं इंटरनली ये पॉलिटिकल बहुत सपोर्टेड है और राजनीतिक रूप से इनको संरक्षण प्राप्त हो ही रहा है। भाई आप पूर्व में सार्वजनिक रूप से जब हम शिक्षा की नीतियों को देखते हैं, जिस तरीके से सामूहिक रूप से और सार्वजनिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को बताया कि इस समय समांतर क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है, तो सरकार को किन्हीं पॉलिसी पे कार्य करना चाहिए और जो लोकल राइट्स हैं, हम लोग हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं उनका प्रवेश करना चाहिए, उनसे इन चीजों के संबंध में जानकारी लेनी चाहिए। भाई वहाँ क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है। अब आप अगर अपने व्यक्तिगत मानों के आधार पर अगर किसी को रख रहे हैं
तो वो तो राजनीतिक रूप से गलत है, सामाजिक रूप से भी गलत है। वो तो पॉलिसियों का एक तरीके से हनन किया जा रहा है। तो जैसा लीला जी बोल रही है, ये हमारा एक मत भी है, और हम लोग अगर युवा लोग सब लोग मिलकर इसका एक विषय बनाकर इसको संबोधित करने का कार्य करते हैं, पब्लिकली सरकार के सामने इंटरफेस करने का कार्य करते हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें हमारा यह है कि एक कमिटमेंट करके कुछ ना कुछ इस विषय में हमारा एक परिणाम निकलने की संभावना रहती है। श्याम सिंह जी, क्या ये इसमें हमारी जौनसार बाबर के लोगों की सोच में कमी है? देखो, मैं सोच की बात सोचता नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई सोच नहीं रहा है, लेकिन सोच को धरातल पे कैसे लाना है इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जहां तक शिक्षकों की बात है, जैसा कि सारे पैनलिस्टों ने जो भी बात रखी है, सभी इस बात में सहमत है कि इनको जितने शिक्षण जो है, जो ये दुर्गम और सुगम की जो स्थितियां हैं, इस पूरा राजनीतिक सुरक्षण है। मैं तो कई नेताओं की जो धर्मपत्नियां उनको ले लो, दुर्गम में है, कहाँ बैठे हुए हैं। तो ये सब चीजें राजनीतिक संरक्षण के, अगर इनका संरक्षण ना हो नेताओं का, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता था। और मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूं, मैं जब स्कूल में था, जब मैं सेकंड थर्ड में था, तो मैं गांव में पढ़ता था। उस समय ऐसा क्या था कि उस समय जब हम गांव में पढ़ते थे तो वहां बैठने की जगह नहीं होती थी स्कूल में। भले ही उस समय आज लोग चेयरों पे बैठते हैं बच्चे, हम उस समय टाटपट्टी में बैठते थे, स्लेट लेके पढ़ाई करते थे। वो जो कराव था वो आज गायब हुआ। क्या शिक्षकों का अभाव तब नहीं था? हमें इस ओर भी ध्यान देना, क्योंकि हम एक छोटी सी कहीं ना कहीं हम एक चीज को भूल रहे हैं, वो है समाज का जो देखा देखी के चक्कर हम भाग रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है। अगर ये शिक्षक नहीं आ रहे हैं, वो एक कारण है ही है। शिक्षक तो आ ही जाएंगे जब अगर समाज का कोई तबका कहे कि मैं अपने बच्चों को वहीं पढ़ाऊंगा, शिक्षक क्यों नहीं आएगा? तो अगर आप कह रहे हैं जागरूकता की कमी है। बिल्कुल आवश्यकता है। ऐसा क्यों है कि जब मैं पढ़ता था, तब जब मैं छोटा था, उस समय टाटपट्टी में बैठने की जगह नहीं होती थी। आज बेंचों में बच्चे नहीं मिल रहे। अगर मैं अपने गांव की बात करूं, मेरे गांव मुश्किल से 7 बच्चे नहीं पढ़ते जो प्राथमिक विद्यालय है। क्यों हो रहा है? इसका बड़ा कारण ये है कि समाज के जो वर्ग है, जो विकसित वर्ग है, जो आज एम्प्लॉयमेंट नौकरी पा रहा है, सब कुछ चाहे वो अपना रोजगार कर रहा है, लेकिन वो अपने बच्चों को अगर जब तक वहां नहीं भेजेगा, तब तक वहां अगर आप शिक्षा की बात करो तो ऐसी डामाडोल स्थिति रहेगी। पवार जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। बस आप संक्षेप में बताइए कि इसको कैसे बदल सकते हैं, जो अटैचमेंट की जो प्रथा है। इसमें युवाओं की मेन भूमिका है। अटैचमेंट की प्रणाली जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहां जिस विद्यालय की हमने आवाज उठाई, मैं व्यक्तिगत तौर पर 2016 से त्रिवेणी में काम कर रहा हूँ। पहले छात्र राजनीति में बहुत काम कर रहा है, लेकिन क्षेत्र के लिए 2016 से काम कर रहा हूँ। तो शिक्षा की बात करता हूँ। अटैचमेंट प्रणाली हमारे प्राथमिक विद्यालय बोराड़ में था। शिक्षा मित्र को अटैचमेंट कर रखा था त्रिवेणी में। उसकी हमने आवाज उठाई जब हमारे संज्ञान में आए, तो आज वहां पर टीचर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बदलाव नहीं। अगर आप आवाज बनोगे किसी की, तो वो आवाज बुलंद होगी। आपके हिसाब से कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी कमी है, हमें आगे आना पड़ेगा आपके हिसाब से। अरे मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे, छोड़ो यार, मैं क्यों बोल रहा है? ये कमी है बस, और कुछ नहीं है। लोग हैं जागरूक, सब चीज है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे। मैं आपको थोड़ी सी संक्षेप में एक बात और बताना। 2016 में हमारे मुख्य त्रिवेणी बाजार में कुछ नेपाली मूल रहते हैं, कुछ बाहर के लोग कच्ची शराब का वो करते 100% चलता था। हमने आंदोलन करा। मुझे उम्मीद से ज्यादा भीड़, वैसी कभी जिंदगी में भीड़ नहीं हो सकती किसी प्रदर्शन बिना कोई मेहनत करे। इतनी पब्लिक आ गई, और आज 99% दावा के साथ कहता हूं मैं, कच्ची शराब बंद। हॉस्पिटल हमने धरना दिया, डॉक्टर आए, जो चीजें करी। अटैचमेंट प्रणाली के लिए 2-3 जगह हमने जो स्कूलों में थे वहां पे प्रयास करा, खत्म। ऐसा नहीं है कि अगर सब लोग युवा अपने क्षेत्र में, जैसे संजय भाई कालसी कर रहे हैं, जो सीजी का कर रहे हैं, आप लाखा मंडल कर रहे हैं, तो चीजों में बदलाव आएगी जरूर, अगर एक 2 आदमी जागरूक हर जगह हो। तो मेरा यही सतवीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैनेजमेंट का तो देखो, उसमें प्रॉब्लम समाज की भी, हम पॉलिटिकली कोई सोल्यूशन बता दीजिए बस, क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये है कि उसमें समाज को जागृत होना पड़ेगा जी। और सबसे पहला कर्तव्य होता है, शिक्षक जो होता है उसको गुरु का स्थान दिया जाता है। गुरु को ये महत्वता समझनी होगी कि मेरा दायित्व क्या है, क्योंकि गुरु ही होता है जो किसी समाज या राष्ट्र या किसी सोच का निर्माण करता है। जब तक वो खुद जागृत नहीं होगा, चाहे कितनी सरकार आ जाए, कितनी कोई आ जाए, नहीं होगा। सरकार की भी अपनी एक सोच होती है, मगर गुरु की सबसे बड़ी सोच होती है।
हम किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब वो इतनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी किसी राजनीतिक दल के संरक्षण में यहाँ पे प्रश्न उठाए हैं, अगर ऐसा है तो उस गुरु को सोचना चाहिए कि मेरा महत्व क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि निर्माण का जो पहला पांव पड़ता है वो गुरु का ही पड़ता है। तो मेरा तो यह कहना है कि शिक्षा के विभाग में अगर ऐसा है तो उसमें सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। अगला विषय है वो है रोजगार की। अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो क्या हमारे पास मनरेगा और कृषि ही पर्याप्त साधन है, या इसके अलावा आप लोगों के पास कोई और सुझाव है? इसके अलावा और क्या हो सकता है हमारे जॉनसार पावर को देखते हुए? गजेंद्र जी, आप शुरुआत करें और संक्षेप में अपनी 30 सेकंड में आप बात रखें। रोजगार को अगर हम मनरेगा को या इस तरीके की योजना को रोजगार मान लें तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय है, क्योंकि मनरेगा में जॉब कार्ड उन लोगों के बने हैं जो कभी गांव में रहते ही नहीं। ये चीजें हमें नोट डाउन करनी चाहिए कि जॉब कार्ड उनके हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं या देहरादून में रह रहे हैं। प्रधान अपने हिसाब से जॉब कार्ड बना रहा है, वो उनको अपने हिसाब से रोजगार दे रहा है क्योंकि वो उसके लिए सुटेबल है। इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। ये हमारे यूथ जितने भी प्रधान बने, मैं सबसे आह्वान करूंगा कि यार बहुत हो चुका है, बहुत लुट चुका है जॉनसार भाव। कम से कम आप तो युवा हो, एक जो है सामाजिक सोच रख के इस दृष्टि में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ये जॉब नौकरी के लिए हमें पर्यटन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमें जो है कोई इंडस्ट्री के तरफ मूव करना पड़ेगा, किसी इंडस्ट्री को इनवाइट करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने जॉनसार पावर में कर सकते हैं और यहाँ से हमें रोजगार अर्न हो सकता है। वीरा जी, आप क्या कहती हैं? रोजगार के विषय में अगर मैं कहूँगी तो जौनसार में बागवानी और पर्यटन का एक ऐसा विषय है जिससे जॉब क्रिएशन हो। पर्यटन के क्षेत्र में जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि जौनसार पावर की जो संस्कृति है वो विश्व पटल पे अनोखी है। अगर विलेज टूरिस्ट के माध्यम से हम अपने गांव की, अपने जौनसार पावर की संस्कृति को दिखाएंगे तो शायद एक नया आयाम खड़ा कर। तो मैं चाहती हूँ कि इस विषय में काम, जैसे गजेंद्र जोशी जी ने इंडस्ट्री की बात, इंडस्ट्री हम लोगों को सोचना पड़ेगा किस टाइप की इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल कहाँ से। तो ठीक है, इंडस्ट्री, अगर आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में बात करोगे तो एक बार के लिए सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर पे काम करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर पे काम करने के बाद आप उसको इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन करके उसका क्या कहें उसको। जी, एग्रीकल्चर में आप कह रही हैं, एग्रीकल्चर में हम कैसे काम करेंगे? आप देखिए, किसान तो हमारे पास बहुत है, जौनसार पावर में लोग हैं, पर कहीं ना कहीं जो कमी आ रही है उनको टेक्निक्स पे आ रही है, तो उसको आप कैसे सुधारेंगे? आज भी वो अगर मैं फार्मिंग की बात करूं, सबसे पहले घुमा फिरा के अगर विषय कहीं आ रहा है ना, तो हम युवाओं के पास चैलेंज भी है और एक बहुत बड़ा एक भविष्य भी है, वो है जंगल। हम जानते हैं कि हमारी जो लैंड है वो सब बिखरी हुई लैंड। मेरा एक खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ है, जहाँ की आप बहुत इजीली इक्विपमेंट नहीं ले जा सकते। तो जब तक हम युवा इस चीज को, इस बात को गांव गांव में, घर घर में नहीं करेंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आए, क्योंकि एकदम से सबका अपना प्यारा होता है, लगता है कि नहीं ये तो मेरा बड़ा वैसा खेत है, मैं उसको क्यों। मैं चकबंदी की बात कर रही हूँ कि जब तक चकबंदी नहीं होगी, चकबंदी मतलब कि किसी का एक खेत यहाँ, किसी का एक खेत, सबका अगर एक ही जगह खेत आ जाता, भले ही कम मिलेगा, तो मुझे जो इनपुट लगेगा ना वो कम लगेगा। मैं आजकल राखी से भी तो क्या करो ओवन नोचाऊं आगे डोखले तो दूसरे सजे फिर नो। ठीक, अगर आप पावर टीलर से काम करेंगे तो एक ही जगह खेत है, एक ही जगह सब चीजें, तो आपका अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम यंगस्टर को, युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा और घर घर में, गांव गांव में ये बात करनी पड़ेगी कि चकबंदी पे काम हो। चकबंदी पे काम होगा तो बहुत अच्छी हमारे यहाँ स्कोप है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। श्याम सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा इसी सवाल को लेके, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि हमारे जो जौनसार पावर की सोच है
सरकारी नौकरी की तरफ जाता है कि आदमी सरकारी नौकरी कर ले, पढ़ लिख जाए, सरकारी नौकरी कर ले। और दूसरी बात यह है कि हमारे घर में जैसे जौनसार बाबर में 2 लड़के होते हैं किसी के परिवार में, सपोज एक जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको घर वाले कहते हैं कि तू नौकरी कर, जो कम पढ़ा लिखा होता है उसे बोलते हैं खेती कर। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसे खेती पे आना चाहिए? क्योंकि खेती में भी अब नॉलेज की जरूरत है कहीं ना कहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? आपने जो बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहले मैं आपने जो कहा कि जो मुझे लगता है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ, मेरे एक चाचा जी हैं जी, उन्होंने भी हमारे यहाँ केसर की खेती करी, तो लगभग करीबन 5 किलो के आसपास केसर वो आपकी पहली जो फसल थी वो आ भी गई। लेकिन समस्या क्या है कि वो केसर का जो बीज है वो तकरीबन 50,000 से 1 लाख के आसपास उसका बीज ही आता है। तो हर आदमी वो एफर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि अब नौकरी की तरफ इसलिए आदमी सोचता है कि चलो मुझे नौकरी मिल जाएगी, चलो मैं लग जाऊंगा, लेकिन उसको वो साधन कैसे उपलब्ध होगा? क्या हम उसको सरकार के माध्यम से क्या दिला सकते हैं ताकि वो खेती बाड़ी इजीली कर सके, या अगर वो खेती बाड़ी भी करना चाहता है। और दूसरा, जागरूक होने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हमारे यहाँ हमारा एक भतीजा है मेरे बगल वाले गाँव, वो अच्छा खासा हायर एजुकेशन लेकर आया, लेकिन लास्ट में उसने कहा कि मुझे नौकरी नहीं करनी। बिल्कुल मेरे बगल सारनी का मेरा भतीजा लगता है, वो आज रविंद्र चौहान की बात कर रहा हूँ। उसने अच्छा खासा प्लांट तैयार कर दिया, सेब का बगीचा तैयार कर दिया। देखिए वो अगर इस सोच के साथ अगर कोई आए, लेकिन उसके लिए आपको अपना निस्वार्थ भाव से आपको ये सेटअप करके अपना माइंड सेटअप करना पड़ेगा उन शिक्षित लोगों को कि आप आओ और वहाँ ईमानदारी से काम करो। बिल्कुल सही तो काम करोगे तो जो शिक्षित लोगों को ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है, मुझे ऐसा। अब मैं संजय तोमर जी के पास आना चाहूंगा। संजय जी, आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, मोदी जी बात करते हैं आत्मनिर्भर की, पर मैं देखता हूँ जौनसार बावर में ठेकेदारी की बहुत बड़ी प्रथा है। तो ये रोजगार की जो समस्या है और वो ठेकेदारी और ये खड़ंजा की जो प्रथा है, काफी मैंने सुना है यहाँ पे, तो लोग काम कहीं ना कहीं लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। उसके चक्कर में लोग चाहते हैं कि बस ठीक है, फोन करा दिया किसी नेता से और बस की काम हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगी, पर दरअसल पे काम नहीं हो रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि कहीं ना कहीं ये प्रथा आपके हिसाब से इस प्रथा को आप कैसे खत्म करेंगे? देखिए अखिलेश जी, मैं तो इसमें जो प्राथमिक रूप है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारा युवा वर्ग है, जो उसका संकल्प है, जो उसकी ऊर्जा है, सबसे पहले हमें उन लोगों के नेतृत्व का विकास करना। कि जब तक उन लोगों के नेतृत्व का विकास नहीं होगा तब तक धरातल पर भी हम विकसित रूप में आपको परिपूर्ण नहीं कर सकते। और जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि कृषि है या मनरेगा है या लोक ठेकेदारी जो प्रथा है, ये एक ऐसा व्यवस्थित वातावरण पहले से ऑलरेडी बन चुका है धरातल पर भी, जिससे बाहर हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। इसको कैसे बदलें? और इसमें जो बदलाव की अगर हम अपेक्षा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लोगों को समाज में जागृत करने का कार्य करना है। और हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो आपका टूरिज्म संबंधित है, चाहे रोजगार का क्षेत्र है, क्योंकि हमें जब वैकल्पिक व्यवस्थाएं मिलेंगी तभी तो हम अपना रास्ता ढूंढ पाएंगे। जब हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो हम अपना रास्ते कैसे ढूंढेंगे? आप आत्मनिर्भर की बात करते हो, अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि भाई जो मेरे सामाजिक रूप से मेरे कोई रिलेटिव है या मेरे फ्रेंड्स हैं, वो अच्छा कोई IIT है, कुछ भी करके कोई अच्छी एक शिक्षा प्रणाली लेके आता है, तो अगर मैं कहता हूं अगर वो व्यक्ति अपना ऊर्जा का संकल्प अगर वो हमारे जौनसार बावर क्षेत्र में लगाए तो कहीं ना कहीं हमें नियमित रूप से बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये आत्मनिर्भर भारत में युवाओं का सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण योगदान है और ये तभी संभव है, मैंने आपको पहले बोला, जब तक हम लोग अपने नेतृत्व का विकास, अपनी क्षमताओं का विकास नहीं करेंगे तब तक संभवतः इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। विक्रम पवार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप पूरा पावर से आते हैं, आपके यहाँ से विक्रम पवार जी हैं जो IIM अहमदाबाद से पढ़ के आए हैं, जिन्होंने ब्लू कैंपस करके एक रिजॉर्ट की स्थापना करी, एक कोटी कनासर में एक इको विलेज उन्होंने बनाया। कहीं ना कहीं वो क्षेत्र में टूरिज्म के पर्पस के लिए एक ब्रांड उभर के आए। उनको देख के बहुत लोगों ने वहां पे टूरिज्म की एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमें ऐसे रोल मॉडल बनाने की जरूरत है जौनसार बावर में? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि वो मेरे चाचा लगते हैं, मेरी उनसे बात होती है इस विषय में। वो रोल मॉडल है वास्तव में। इससे पहले पर्यटक नहीं आते, उन्होंने सिखाया है पर्यटक को लाना।
क्योंकि उन्होंने बहुत मर्चेंट नेवी में जॉब करी है, वहां के लोग उनके साथ आए। और क्या बोलते हैं, इधर बड़कोट में कोई कोल्ड स्टोर है, वहां भी उन्होंने काम करा। मतलब उन्होंने अनुभव के लिए काम करा है हर जगह। तो आपको क्या लगता है कि कैसे आप टूरिज्म को कैसे बढ़ाना चाहते हैं? क्या देखो, जब विक्रम चाचा जैसे लोग अगर हमारे क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं, जो ये आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं ऊना पावर से, आप अपनी जो आपकी एक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे टूरिज्म को कैसे लाएंगे, बढ़ावा देंगे, क्या करेंगे आप? आपका क्या प्लान है? मेरा प्लान ये है, सबसे ज्यादा हम अपनी चीजों को व्याख्यान नहीं करते। अभी मुंडाली सबसे फेमस जगह है पर्यटक की दृष्टि। हम मुंडाली जाते हैं, गए और आगे वापस। मैं मुंडाली गया खुद इस बार पैदल, शॉर्ट टर्म में गया 2 दिन के। तो मैंने उसकी पब्लिसिटी करना शुरू कर। मैंने अपने फेसबुक पेज में डाला, औरों को बोला, देहरादून पूछा। तो जो हमारे साथ बाहर के लोग हैं, यार बड़ा अच्छा व्यू है, हम भी आएंगे वहां। तो दरअसल में क्या है कि बाहर के लोगों को एक हरपटपुर का लोग मुंडाली में मिला मेरे को, हरपटपुर का, वो वहां से चक्राता से चातरा जा रहा है ट्रैकिंग के लिए, और हमें ही नहीं पता हमारे यहाँ ट्रैकिंग के रूट है। कहीं ना कहीं हमें खुद को जागरूकता, हम अपनी चीज की पब्लिसिटी नहीं करते, हम मार्केटिंग नहीं करते अपनी चीज का। अगर मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ इतनी चीजें है ना, इतनी चीजें। मेरे गांव में एक ऐतिहासिक धरोहर मंदिर है, उसकी पब्लिसिटी हमने कभी नहीं की। उसमें पेड़ की पेड़ लगाए, वो पर्यटक क्या कहते हैं, पुरातत्व विभाग उसकी जानकारी नहीं दे पाए कितना साल पुराना मंदिर है। वहां तो लोग, अगर अन्य जगह होता तो भीड़ लगी रहती है अब तक। जैसे लाखा मंडल हो गया, अब जाके कुछ हद तक वहां पे आ रहे हैं लोग। चीजों को क्या है कि हमने अपने तक सीमित बनाए रखा, और हमने अपने इतिहास को कभी रिटर्न में नहीं लिखा, बनाया नहीं हमने। बिल्कुल, हमने चीजों को अपने तक सीमित रखा, कि हमने दूसरे को नहीं बोला कि यार मेरे गांव में ये चीज है, कभी नहीं बोला। मतलब जौनसार बावर का बहुत बड़ा इतिहास है। मैं कहता हूं कि युवाओं को, हर कोई युवा वीर के सृजन जैसा नहीं हो सकता। मेरे साथ बहुत युवा साथियों ने आंदोलन करा, उनको क्या करा कि अरे यार इधर आ, क्या कर रहा तू, और 1 लाख का काम पकड़ और गायब हो गए साथ। आज आंदोलन में कभी शामिल, मैं बुलाता हूं फोन करके, फोन ही नहीं उठाएगा। तो चीजें ऐसी है कि सोच बदलनी पड़ेगी, हर किसी को वीर केसरी चंद बनना पड़ेगा। मतलब सोच ऐसी डेवलप करनी पड़ेगी। उस समय उन्होंने आजादी में अपना योगदान दिया। अब मैं सतबीर चौहान जी पे आना चाहूंगा। सतबीर चौहान जी, आपने IIT से एमटेक किया है और अब आप यहाँ पे थोड़ा सामाजिक कार्यों में भी लगे हैं। आपके हिसाब से सरकार तो पर्याप्त रूप से कहीं ना कहीं बहुत सारी सुविधा दे रही है आपके लिए, जो डेयरी फार्मिंग है उसमें सब्सिडी दे रही है, कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ाने के लिए। अभी त्रिवेंद्र जी की सरकार ने सह रोजगार योजना शुरू करी है, जो काफी सारे प्रवासी वापस आए हैं। और जैसे आप होम स्टे की जो फैसिलिटी है उसमें हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहाँ कमी आ रही है, या ये जानकारी लोगों पे पहुंच नहीं पा रही है, क्या हो रहा है? लोग जब तक अपने आप जागरूक नहीं होगी गवर्नमेंट कितनी पॉलिसी लिया है। आज अगर जिस तरीके से विश्व में एक महामारी ने रूप लिया है, अगर गवर्नमेंट की, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर मनरेगा जैसी सुविधा ना होती, और खासकर मैं इस गवर्नमेंट को शायद इसलिए देना चाहूंगा कि उन्होंने जो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम किया है, जिनको जनधन खातों से जोड़ा है, अगर वो ना होती तो उनके रोजगार का साधन क्या होता। आज वो घर में खोद के, मेरे ही परिवार से एक भाई है, वो घर में गड्ढे खोद के बागवानी के लिए कर रहा है। किसके अंतर्गत कर रहा है? उद्यान कार्ड लेके, मनरेगा के थ्रू। तो अगर जब तक हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट उसके बारे में नहीं जानेंगे, या जो इम्प्लॉइज है वो आप तक नहीं पहुंचेंगे, और आप इम्प्लॉइज तक आप दोनों की कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, तो आप हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मोटा मोटा तौर से ये है कि हम खुद आगे नहीं आ रहे हैं। हम खुद आगे नहीं आ रहे, गवर्नमेंट को हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते हो, अपने ऊपर भी कुछ लेना होगा। इंफॉर्मेशन जो आपको जहां से मिल सकती है उसको यूज करिए। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि जौनसार बावर की जो सड़क और परिवहन की अगर हम बात करें, तो अभी हाल फिलहाल में उसकी मौजूदा स्थिति क्या है? आप लोगों के विचार से अभी क्या हालत है सड़क और परिवहन? गजेंद्र जी, अगर हम सड़क की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए सड़क को लेके, तो अलाइनमेंट जो जाता है सड़क से बनने का जब सर्वे होता है, तो हमारे यहाँ मोस्टली सड़कें बिना अलाइनमेंट के बनाई जाती है।
जिससे क्या हो जाता है, रोड एक्सीडेंट ज्यादा होने की संभावनाएं हो जाती है और होते भी हैं। एक जौनसार बावर उत्तराखंड का ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट सुनने को मिलते हैं जौनपुर। उसका रीजन ही यह है कि हमने सड़क को कभी अपने एक अलाइनमेंट के तहत, जो एक प्रोग्राम है उत्तराखंड वो भारत सरकार का, उसके तहत हमने सड़क को बनाया ही नहीं है। तो जितनी भी सड़कें बनती है, मेरा ग्रामीणों से भी अनुरोध है कि आप लोग, जिसकी जो जमीन जा रही है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए जा रही है, उसे रोको मत, उसे होने दो। क्योंकि अगर हमारी सड़क अच्छी बनेगी तभी हम सब सुरक्षित हैं और अपने सुरक्षित घर जा सकते हैं। गजेंद्र जी, आपने बहुत बढ़िया बात बोली। अब मैं लीला जी के आना चाहूंगा, पर अगर हम ये देखते हैं, जैसे गजेंद्र जी कह रहे हैं कि सर्वे हो रहा है, लोग फिर भी अड़ंगा लगाते हैं, कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया है बहुत जगह, कहीं मेरे को माध्यम से सूचना आती है कि कहीं का सर्वे हो रहा है तो एक आदमी उसको बदलता है, फिर उसका दोबारा सर्वे हो रहा है, वो कहता है नहीं मेरी जमीन पे आ रही है, फिर वो फिर बदलता है, फिर तीसरा आदमी अड़ंगा लगाता है। आप इस विषय पे क्या कहना चाहिए? इस विषय पे जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अड़ंगा कौन लगा रहा है, क्या लगा रहा है, यहाँ भी कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स को देखते हुए अड़ंगा लगाया जाता है। ठीक, मैं अभी वहां का वो देखूंगी, देखिए खबो एक गांव है जी जी जी, मैं पिछले साल वहां गई, वहां से मेरी माँ है खबो से, तो मैंने वहां देखा कि एक रोड का सर्वे ऐसा हो रहा था। मैंने पूछा उन लोगों से, गाँव वालों से मैंने पूछा कि ये सड़क इसका सर्वे हो रखा है? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने खुद से ये कहा कि एक खबो जैसा गांव जहां इस जौनसार को पहला IAS दिया, तो हमें उम्मीद करते हैं कि बहुत जागरूक लोग होंगे, शिक्षित लोग होंगे। उन्होंने उस सड़क पे इतने बैंड दे दिए जिसकी जरूरत नहीं थी। जब मैंने पूछा कि क्या किया, तो मतलब यही चीज है कि उसका खेत कट रहा था, उसका ये कट रहा था, उसने यहाँ अड़ंगा डाला, यहाँ अड़ंगा डाला। और फिर मैंने उन लोगों से फिर किया, तो कहीं ना कहीं पार्टी को देखते हुए वो लोग कि उसको ठेका क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं। तो जब तक हमारे अंदर एक चीज सेक्रीफाइस नहीं होगा, ठीक है काम तो ये करेगा, आपको काम की गुणवत्ता अच्छी मिलनी चाहिए, आपको उस पर बात करनी चाहिए। ठीक, आपका जो चीजें जा रहा है, खेत कट रहा है, कुछ कट रहा है, उसका तो आपको सरकार मुआवजा देती है, फिर इतना अड़ंगा क्यों? तो वहां भी जो कहीं ना कहीं राजनीति पेनिट्रेट हो गई ना सोसाइटी में, उसने हमारी सोसाइटी को बहुत विघटित कर दिया। लीला जी, मैं एक बार सतबीर जी पे आना चाहूंगा। सतबीर जी, हम देखते हैं ये सड़क की जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ इतना अड़ंगा क्यों है, किस चीज का है? क्योंकि सड़क तो सभी के लिए पहुंचेगी, ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर पे आएगी, वो सड़क तो सभी के लिए, सामूहिक लोग के लिए। देखो, इसको स्टार्ट करना चाहूंगा मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से। उन्होंने एक सपना देखा था स्वर्ण चतुर्भुज का, प्रधानमंत्री सड़क योजना का। अगर मैं जौनसार बावर की दृष्टि से बात करूं तो आज जितने मैक्सिमम गांव जो कनेक्ट हुए हैं, जहां की दूरी अगर 5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक है, तो वहां पर जितनी भी सड़कें बनी है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनी है। तो हमारे लोगों को भी ये सोचना होगा कि अगर आपको अपने समय की बचत करनी है, अपने सामान को, जो आपके कृषि उत्पादन है, उसको सही समय पे अगर आपको उसको किसी केंद्र तक ले जाना है, चाहे वो मंडी हो या आपके दूसरे कोई केंद्र होते होंगे, वहां तक पहुंचाना है, तो आपको जगह देनी होगी अच्छी सड़कों का निर्माण के लिए। और सरकार के ऊपर भी आपको हमेशा जोर देना पड़ेगा। सरकार प्लस जो सरकार के जो तंत्र है, सरकार के तंत्र जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनसे कैसे वर्कआउट लेना है, ये भी आपको इस पर फोकस देना होगा। अब मैं संजय जी पे आना चाहूंगा। संजय जी, आप बताइए वर्तमान स्थिति क्या है आपके हिसाब से? देखिए, मैं जब सड़क निर्माण की बात करता हूँ या उनकी व्यवस्था की बात करता हूँ, तो प्राथमिकता रहती है कि विकास की जो डोर है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी है। और जिस प्रकार से मैं जौनसार बावर में हम लोग जाते हैं, देखते हैं, मैं आप ही रोड की बात करूंगा, बुलार क्षेत्र में आप सभी देखिएगा, वहां जो सड़क की व्यवस्था है, जो वहां ब्लाइंड कर्व्स है, वहां कोई मिरर की व्यवस्था नहीं है या वहां कोई पैराफिट की व्यवस्था नहीं है। और जो 70% जो हमारे क्षेत्र में घटनाएं होती हैं वो इन्हीं चीजों से संबंधित होती हैं कि वहां व्यवस्थित रूप से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि भाई जो ब्लाइंड कर्व्स हैं
या कुछ ऐसे, जैसे भाई साहब ने बोला कि अलाइनमेंट जो है, जो टेक्निकल अलाइनमेंट होता है, अगर पैरामीटर के हिसाब से देखा जाए तो वो भी व्यवस्थित रूप से वहां निर्धारित नहीं है। कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट की कमी है, आप बिल्कुल ये कह रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। श्याम सिंह जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सड़क की अगर बात करूं तो इसमें मैं अगर अपनी खत की, अगर मेरे खत रखे हुए है, मैं अगर अपनी खत की बात करूं, मेरे यहाँ 2 सड़कें ऐसी है जो आपसी व्यक्तिगत रंजिश से रुकी हुई है। उसमें एक गांव तो ऐसा है कि जिसमें पार्टी पॉलिटिक्स का भी कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी कि मेरा खेत कटेगा, उसका कटेगा, तो ये ईश्वर, हम इसमें क्या है कि जो गांव के जो लोग हैं उसमें सबको भागीदार बनना पड़ेगा। अगर ये कहेंगे कि यार गजेंद्र भाई के यहाँ खेत से जा रही, मेरे खेत से जा रही, इसमें थोड़ा बहुत इंसान को थोड़ा सबको एक साथ आना पड़ेगा, लेकिन सब लोग भागीदार बनेंगे तो गांव का विकास होगा। दूसरा, आपने परिवहन की बात करी। परिवहन में जब मीनस में एक एक्सीडेंट हुआ, एक बस एक्सीडेंट हुआ था, जब नई सरकार का गठन हो चुका था, तो जब मीनस एक्सीडेंट हुआ, हम आरटीओ के यहाँ गए, भाई विक्रम पवार जी भी हमारे साथ थे। आरटीओ को हमने घेराव करा, उसका परिणाम ये हुआ, फिर हमने परिवहन विभाग के जो अधिकारी थे उनको भी वहां पे बुलाया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो जितनी प्राइवेट बसेस थी वो आज बंद है और रोडवेज की बसें उन रोडों पे चल रही है। उसका रिजल्ट ये निकला कि जो एक्सीडेंटल जो होते थे वो आज शायद उसके बाद नहीं हुआ है। एक क्षेत्र अभी भी छूटा हुआ है, जैसे पांसी वाले जो बेल्ट है वहां, क्योंकि प्राइवेट बसें भी नहीं चलती थी पहले, तो मुझे लगता है कि वहां भी हमें वो प्रयास करने की आवश्यकता है। विक्रम पवार जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना यह है, जौनसार बावर लगभग सभी जगह अब सड़कें पहुंच चुकी, 2-4 गांव छोड़, पर लेकिन जो सड़कें बनी है उसको विभाग ने इतनी लापरवाही से कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कुछ मानक होते हैं। अभी हमारा तिवनी कछियान में डामरीकरण चल रहा है, बहुत पुरानी सड़क है, मेरे 30-31 साल की उम्र का हो चुका हूं, मैंने कभी उसको पक्का नहीं देखा है तो गड्ढे गुड्ढे देखे। अभी क्या कर रहे हैं, उसको टुकड़ों में बना रहे हैं उसके, जबकि उसमें पर डे की कम से कम 20 से 25 गाड़ियां चलती होगी, और बाइक के तो अलग बात है। और जिस रोड पे शून्य वाहन चलते हैं उस रोड में क्या करते हो, BMDC होता है डामरीकरण, जिसमें 40 करोड़ से ऊपर का बजट खर्च कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। जो आप कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल जोन है, ठीक है, अपना कमीशन आ गया, हो गया, पास कर दिया, बिल कोई दिक्कत नहीं। तो चीजों को देखना होगा। अगर हम लोग विरोध करेंगे उस चीज का, गांव वाले विरोध करेंगे, भाई ये चीज ठीक नहीं है। मैंने 2-3 उदाहरण सुने अपने क्षेत्र में कि पूरे गांव वाले नेताजी के यहाँ घर में बैठ गए कि भाई इसने रोड ठीक नहीं काट रखी है, और उसकी पेमेंट रुकवा दी नेताजी। नेता हमारे कहने से चलेंगे, पब्लिक के कहने से। अगर हम लोग उसमें आवाज बनेंगे उस चीज, ना तो फिर वो जो बैंड होगा वो ऐसे ही रहेगा हमेशा। मेरा मानना ये है। तो आप ये कह रहे हैं इसमें हम इसमें हमारी भी बहुत भागीदारी है खुद की। 100। अभी मैं आपको बताऊं, एक वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा था अभी तक, उस वीडियो शेयर करने थे। अभी हमारे यहाँ जो 2-3 किलोमीटर छोड़ दिया था उन्होंने, बीच के पॉइंट मेरे गांव बागी से बिरनाड़ तक था, वो उन्होंने कवर कर दिया तुरंत कि जी इसमें भी हम वो कर देते, पेंटिंग कर देते। तो चीजें हैं, अगर आप बोलोगे तो जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, देर सही पर जरूर आएगा। मैं डिजिटल सारथी के माध्यम से आप सभी पैनलिस्ट का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और जौनसार के ऊपर चर्चा करने के लिए बैठे। ये पहली बार एक युवा संवाद हो रहा है जौनसार के अंदर, जिसमें आप सभी लोग आए और अपने अच्छे विचार दिए। जैसा कि मैं भाई संजय तोमर जी ने कहा कि भाई स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, विक्रम पवार भाई ने हमारे अंदर एक बात की कि हमें जागरूक होना है, एक्टिविज्म होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी लाइन से हटकर फिर भी एक्टिविज्म होना चाहिए। बड़ी बहन लीला चौहान जी ने ये बताया कि कहीं ना कहीं हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। श्याम भाई ने बताया कि कहीं ना कहीं हमें अपने क्षेत्र के मुद्दों के लिए खुद आगे बढ़ के आना चाहिए, हमें खुद सोचना चाहिए। गजेंद्र जोशी जी ने कहा कि हम सबको कुछ भी सामूहिक रूप से कुछ भी गलत हो रहा है तो सबको आवाज उठानी चाहिए, हमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। सतवीर चौहान जी ने कहा कि कहीं ना कहीं हमें अपने क्षेत्र के कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, क्षेत्र की
जो जैसे इन्होंने बताया मंडवा, उन सबको पब्लिसिटी करनी चाहिए ताकि टूरिज्म बढ़ा। तो मैं आप सभी लोगों का, आपने इतना समय दिया और ये हमारे बीच में जो डिजिटल सारथी के माध्यम से ये पहली बार जो युवा संवाद हो रहा है, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। और अंत में मैं आप लोगों से एक छोटा सा आग्रह करूंगा कि आप 30-30 सेकंड में आप जौनसार बावर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, अपनी बात आप 30 सेकंड में रखिए। सतवीर जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। जौनसार बावर को सबसे पहले अपने आप जागृत होना होगा, अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। जौनसार के लेवल से कहना चाहता हूं कि हमारे पास पहाड़ भी है और पठार भी है। हम दोनों को जिस प्रकार एक चाबी होती है, जब तक उंगली और अंगूठे का समागम नहीं होता तब तक वो खुलता नहीं है, उसी प्रकार जो हमारे प्रतिनिधित्व है, हमारे युवा है, हमारे बुजुर्ग है, हमारी नारी शक्ति है, मातृ शक्ति है, जब तक उनको आप एक बल प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जौनसार बावर की दृष्टि से ये भी कहना चाहूंगा, वहां की जो नीड्स है, एक वहां पे स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जौनसार के युवा है बहुत ही मजबूत, फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस वहां टेक्निकल कॉलेज होना चाहिए। थोड़ा विक्रम पवार जी, आप संक्षेप में अपनी बात। मैं जौनसार बावर युवाओं से मेरा एक निवेदन है, चंद शब्दों में कहना चाहता हूँ, लाभ से पहले लोग। बस यही कहना चाहता हूँ, मूल मंत्र दे रहे हैं जौनसार की बहुत बढ़िया। युवाओं के लिए एक मेरा मूल मंत्र है कि लाभ से पहले लोग। जी बस। गजेंद्र भाई साहब। अगर मैं जौनसार बावर के युवाओं के लिए संदेश दूंगा तो यही संदेश है कि आप व्यक्ति पॉलिटिक्स को छोड़कर क्षेत्र हित के लिए जो बेहतर बन पड़े उसके लिए आप आगे आए। क्षेत्र के हित ही पूरा जनता का हित है, पूरे जौनसार बावर का हित है। साथ में एक छोटा सा संदेश आप लोगों के माध्यम से ये भी देना चाहूंगा, ये आपके लिए, हम सबके लिए है कि हम इस तरीके के जो प्रोग्राम, आज जो प्रोग्राम हो रहा है, इस तरीके के प्रोग्राम होते रहे, जौनसार बावर के अंदर हो। और मैं चाहूंगा कि भाई अखिलेश उसमें पैनलिस्ट बने और सामने जनता हो, जनता सवाल करे और हम उसका जवाब दें। हो सकता है वो चेयर 7 के बजाय 14 हो जाए, वो एक अलग विषय है, लेकिन इस तरीके का संवाद होना एक बहुत ही अच्छा आपने प्लेटफॉर्म तैयार किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र। संजय जी। सर्वप्रथम मैं डिजिटल सारथी के अपने संस्थापक अभिनव रावत जी, हमारे सह संस्थापक महावीर रावत जी, हमारे आज के जो मीडिएटर हैं बड़े भाई अखिलेश रावत जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आपके इस जौनसार बावर युवा संवाद के माध्यम से हमें अपने विचारों को अपने क्षेत्रवासियों के सम्मुख रखने का अवसर प्राप्त हुआ। और मेरा एक बहुत छोटा सा एक आह्वान भी है और एक निवेदन भी है। व्यक्तिगत रूप से जो आपका संकल्प है मेरे क्षेत्र के युवाओं का, जो आपका प्रयास है, वो कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से समाज को जागृत करने के लिए और विकास के मुद्दों में अपने आप को प्रमोशनल करने के लिए आपको अग्रसर रहना चाहिए, आगे आना चाहिए। और जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी शिक्षा है, वो कहीं ना कहीं हमारे जौनसार बावर के इतिहास और सभ्यता को आगे बढ़ाएगी, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा। भाई श्याम सिंह चौहान जी, संदेश। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया और अच्छी परिचर्चा रही। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, जौनसार बावर का मेरे नौजवान साथी, हम सबको दलगत की राजनीति से ऊपर उठकर जौनसार बावर के विकास में भागीदार बनना होगा। और इसके लिए हमसे भी जो होगा, हम भी अपना 100% देने को तैयार है, क्योंकि क्षेत्र का विकास तभी हो सकता है जब सब लोग एक सामूहिक प्रयास करें, और हमें सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। बड़ी बहन लीला चौहान जी से आग्रह करूंगा कि चंद शब्दों में जौनसार के, चाहे ये महिला शक्तिकरण की बात करती हैं, आप सारी युवा शक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो डिजिटल सारथी के महावीर राव जी और अभिनव राव जी को धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे इसमें महिला होने के नाते भागीदारी करने का मौका दिया। मेरा सभी महिलाओं से आग्रह है कि अपनी क्षमता को पहचानें। महिलाओं के अंदर वो शक्ति है कि वो एक ही टाइम बहुत कुछ कर, बस शर्त है, आप लोगों से भी आग्रह है कि आज एक पैनलिस्ट को बुलाया, अगले पैनलिस्ट में और भी महिलाएं प्रतिभाग, लेकिन उन लोगों की हमको एनर्जी पहचाननी होगी, चलना है। और मुझे एक कमी और भी खल रही है, क्योंकि समाज हर किसी से बना है, कोई एक पुरुषों से नहीं बना है, एक जातिगत से नहीं बना है, एक महिलाओं से नहीं। इसमें हर जाति, किसी भी दलित को भी उनका प्रतिभाग होना भी बहुत। और जितने मेरे युवा है, युवा साथी,
उनको मेरा यही संदेश है कि हम लोगों के पास बहुत एनर्जी, हम क्या से कुछ क्या नहीं कर सकते। आप लोग जागरूक हुए और जनता को जागरूक। आप सभी का डिजिटल सारथी के माध्यम से मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने यहाँ बैठ के बहुत अच्छी चर्चा हुई और कहीं ना कहीं हम सब की जितने यहाँ पे युवा पैनलिस्ट बैठे हैं, चाहे वो किसी विचारधारा के हों, चाहे वो अक्रॉस द पार्टी लाइन किसी भी पार्टी के हों, चाहे उनकी विचारधारा किसी भी पार्टी से हो, बट यहाँ आके उन सबकी सोच जो जौनसार के प्रति थी बहुत सकारात्मक सोच थी और कहीं ना कहीं क्षेत्र के युवाओं को ये यही मैसेज देना चाहेंगे, कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच बदलने का समय आ गया है और पॉजिटिव सकारात्मक रूप से स्टेप्स लेने का समय आ गया है। तो मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं।